दोस्तों, ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं इंजीनियर गौरव साहू कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने ओपीसी ग्रेड 33, 43 और 53 के बारे में जाना था। ओपीसी का हम कहां यूज करते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस रहती है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसके अंदर की केमिस्ट्री क्या होती है। तो इस वीडियो में कंप्लीट केमिस्ट्री समझेंगे और यह भी समझेंगे कि कौन सा हमारा वेस्ट मटेरियल हमारी सीमेंट की स्ट्रेंथ को या कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कम कर रहा है और उसे हम कैसे रेक्टिफाई करें, वो भी नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रेशन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट। मैंने आपको दो एलिमेंट बताई थी पिछले वीडियो में, C3S और C3A, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो ये क्या होता है, यही दो मटेरियल रहते हैं जो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में हमारे सीमेंट पे मिले हुए रहते हैं। अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूं तो लगभग 50 से 70% हमारा C3S इसमें मिला होता है। तो C3S हमारा कहां मदद करता है? C3S हमारा मदद करता है जितनी भी अर्ली स्टेज पे हमारी कंक्रीट जो स्ट्रेंथ गेन करती है वो C3S की मदद से ही करता है। नेक्स्ट इसका क्या काम रहता है? C3S वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेशन स्टार्ट करता है, जिससे कि हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है CSH जेल, मतलब कि कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। यही वो जेल रहता है जो पूरी तरीके से फिल करके हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा CSH कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, उसके साथ में हमारा एक बाई प्रोडक्ट भी निकलता है। बाई प्रोडक्ट क्या है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो दोस्तों, अगर हम बात करें CSH जेल की, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट रहता है जो हाइड्रेशन के बाद हमें मिलता है। तो इसका क्या कंपोनेंट और किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारा अर्ली स्टेज स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, साथ ही साथ में यही है जो हमारी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। तो इसका अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बन के आता है, 2C3S प्लस 6H2O हमें क्या देगा? CSH जेल देगा प्लस 3CH देगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ये है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ये है हमारा वाटर। दोनों के बीच में जब हमारा हाइड्रेशन हुआ तो हमें 3 डे स्ट्रेंथ, जो हमारी 3 डे स्ट्रेंथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वो हमारा CSH यहां पे हमें मिल जा रहा है। ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से अगर हम रिएक्शन करेंगे तो अर्ली जो स्ट्रेंथ है वो यहां पे हमें प्रोवाइड हो रही है। इसके साथ में हमारा 3CH भी बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो यहां तक कि हमारा अभी वेस्ट मटेरियल है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, बट ये हमारे कंक्रीट को काफी ज्यादा हार्म पहुंचाता है, जिसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं C2S के बारे में, जो है हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है? तो डाई कैल्शियम सिलिकेट जो हमारा कंक्रीट में जो हमारा 28 डे स्ट्रेंथ हमें गेन करनी रहती है, उसमें ये हमारा मदद करता है। नेक्स्ट हमारा जो C3S के बाद जो मेजर कंपोनेंट रहता है वो हमारा C2S का एलिमेंट रहता है। तो ये जो हमारा रहता है ये भी हमारा हाइड्रेट होने के बाद CSH जेल ही फॉर्म करता है, बट इसके साथ में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होती है, बट इसकी क्वांटिटी कम रहती है। उसमें 3CH फॉर्म हो रहा था, इसमें सिर्फ CH फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इसके इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 2 डाई कैल्शियम सिलिकेट है प्लस वाटर है, वाटर और ये इसके साथ हाइड्रेशन होने के बाद हमें क्या मिल रहा है? हमें डिलेड CSH मिल रहा है। उसमें हमें CHS अर्ली मिला था, इसमें हमें डिलेड CSH मिल रहा है। मतलब हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो CSH जेल की थी, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट की, और इसके साथ में हमारा एक CH भी बन के आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 2C2S प्लस 4H2O हमें क्या दे रहा है? डिलेड CSH दे रहा है। मतलब कि जो हमारी 28 डे स्ट्रेंथ और 14 डे स्ट्रेंथ जो हमें गेन करनी रहती है वो किसकी मदद से हो रही है? वो हमारी 2C2S की वजह से हो रही है। हमारी C3S की मदद से हमें क्या मिल रहा था? अर्ली डे स्ट्रेंथ, जो हमारी 3 डे स्ट्रेंथ और 7 डे स्ट्रेंथ रहती है, वो हमें C3S की मदद से मिल रहा था। तो अब यहां पे भी हमारा एक CH आ गया। मैंने आपको जैसा पहले बोला था, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यूं तो हमारा कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कैल्शियम हमारी कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बट इसके साथ जो हाइड्रोक्साइड है ये हमारे एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करके हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम करता है। इसके बारे में आगे में डिटेल में और बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो ये हो गया हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसके बाद आ गया हमारा H2O जो कि हमारा वाटर, और इसके बाद हमें क्या मिला? 28 डे स्ट्रेंथ मिला, हमारी कंक्रीट की 28 डे स्ट्रेंथ, और इसके बाद में हमारा एक वेस्ट मटेरियल निकला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब
ये तो हो गया हमारा जो दो मेन कंपोनेंट थे। इसके बाद में जो हमारे उतने मेन कंपोनेंट नहीं है, जिनका कॉम्पोजिशन कम रहता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक होता है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का कॉम्पोजिशन थोड़ा कम रहता है, जो हमारे मेन कंपोनेंट थे C3S और C2S। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि C3A हमारा क्या फॉर्म करते हैं। तो C3A जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, तो ये हमारी कंक्रीट रैपिड हार्डनिंग या रैपिड सेटिंग में काम आता है, जो कि कुछ केसेस में हमें जरूरत रहती, कुछ केसेस में हमें जरूरत नहीं रहती। अगर हमें रैपिड सेटिंग चाहिए तो हम इसका कंपोजिशन बढ़ा देंगे, अगर हमें नहीं चाहिए तो इसका कंपोजिशन हम कम रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट के बारे में। इसका जो रोल रहता है हमारा, ये स्ट्रेंथ से तो उतना लेना देना नहीं रहता है। इसका जो मेन वर्क रहता है, ये कलर प्रोवाइड करने के लिए रहता है। हमारे सीमेंट या कंक्रीट में जो कलर आता है उसके लिए मेनली हम यूज करते हैं C4AF। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत कम कंट्रीब्यूशन रहता है स्ट्रेंथ से लेकर, बट ये जो हमारा रहता है सल्फेट रेजिस्टेंस, साथ ही साथ हमारा सीमेंट और कंक्रीट में जो एंड प्रोडक्ट हमें कलर में मिलता है उसके लिए ये मेन वर्क आता है। तो दोस्तों ये तो हमने अब तक इसकी केमिस्ट्री जान ली, कैसे रिएक्ट हो रहा है, C3S C2S रिएक्ट हो रहा है, हमें CSH जेल मिल रहा है। CHS जेल जो हमारा स्ट्रेंथ और सेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। बट मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारा एक CH भी बन रहा है, जो कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारी कंक्रीट के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, बट हाइड्रोक्साइड हमारा एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करके या तो हमारी कंक्रीट में क्रैक्स पैदा कर रहा है, या हमारी कंक्रीट को पोरस बना के हमारे जो स्टील बार्स हैं उसको रस्ट और करोजन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब इसका क्या हम कर सकते हैं? तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2C3S हमने जो किया था टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट प्लस 6H2O प्लस CSH हमें जो मिल रहा था, CSH जेल मिल रहा था, जो अर्ली सेटिंग के लिए हमारा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें 3 गुना यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। वहीं अगर मैं डाई कैल्शियम सिलिकेट की बात करूँ, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमें जो 28 डे स्ट्रेंथ यहाँ पे मिल रही थी, 28 डे स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे मिल गई। बट यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 1 गुना हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। इसमें हमारा एक ही कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा कैल्शियम। तो इसे हम कैसे यूजफुल बनाएंगे, कैसे हम इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है आगे चल के बात करेंगे, उसे हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, इसे कैसे अपनी फायदे के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट करके बताओ, और इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये क्यों इतना ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट कर रहा है। आप सोच सकते कि कैल्शियम तो वैसे हमारा मेन कंपोनेंट है स्ट्रेंथ गेन करने के लिए सीमेंट में, तो प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट कर रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, ये वाटर के साथ सॉल्यूबल हो जाता है। वाटर में सॉल्यूबल होने की वजह से हमारे कंक्रीट को काफी ज्यादा पोरस बना देता है। पोरस बनाने की वजह से उसमें छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट फैक्टर जैसे कि हमारा वाटर, मॉइस्चर या CO2 हमारे स्टील रिबार्स तक अंदर जा सकता है, जिससे कि हमारी जो स्टील रिबार्स है उसमें करोजन और रस्ट की चांसेस बढ़ जाती है, जिससे हमारी स्ट्रक्चर की लाइफ कम हो जाती है, जिसकी वजह से और ज्यादा क्लोराइड्स अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमें कोरोजन का सामना करना पड़ सकता है, या हमारी स्टील बार्स में कोरोजन हो सकता है। आप सभी को पता है जब भी हम सीमेंट में हाइड्रेशन करते हैं तो उसमें वाटर मिलाने के वक्त हमारे जो ग्राउंड वाटर में काफी सारे सल्फेट्स मिले हुए रहते हैं, तो सल्फेट्स के साथ भी रिएक्ट करके ये हमारी कंक्रीट में क्रैक पैदा कर देता है। तो इसमें भी हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। इसके बाद हमारा CO2 जो कि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन की वजह से प्रेजेंट है, जिसकी वजह से भी हमारा कंक्रीट में क्रैक हो सकता है, या फिर हमारी जो रस्टिंग की प्रॉब्लम है स्टील बार्स में वो भी क्रिएट हो जाती है। लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है एक्टिव सिलिका के साथ रिएक्शन। एक्टिव सिलिका हमें कहां से मिलेगा, तो आप सभी को पता है CH हमारा रिएक्टिव है, हमारा जो एग्रीगेट है उसमें हमें एक्टिव सिलिका मिल सकता है, हमारे सैंड में एक्टिव सिलिका मिल सकता है। जब ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो हमारे कंक्रीट में फिर से हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे कि वहां पे क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से आ रहे हैं। तो इसे हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, साइंटिस्ट ने क्या सोचा और कैसे एक वेस्ट मटेरियल की मदद से इस सारे प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ फेंका। तो अगर आपको भी जानना है तो नीचे कमेंट करिए और आपके लिए मैं वो वीडियो लेकर आऊंगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीमेंट के हाइड्रेशन के बारे में जाना, पूरी केमिस्ट्री जान ली A to Z। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो काफी ज्यादा हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उसे हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। और आप भी अगर वो वीडियो जल्द से जल्द चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए।
और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और उस पर मैं वीडियो लाता रहूंगा। तो दोस्तों जाते जाते मैं बस कहना चाहूंगा, करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।